नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सिर्फ एक वजह प्रत्यक्ष जो आपको नजर आ रही है, दिल्ली जंतर मंतर, इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। एक तो हमने पिछले कार्यक्रम में चर्चा किया था कि देश भर में ये आंदोलन अब स्वतः स्फूर्त हो चुका था, स्वयंभू। अब इस आंदोलन को किसी नेता की जरूरत नहीं थी। जहां देखो वहीं पे 20-25 हजार तो ऐसे हो गया था, जितना भीड़ जुटाने के लिए नरेंद्र मोदी पूरी से लेकर के सब्जी, हलवा, पाउच, बस सब इंतजाम कर डालते हैं। उसके बाद भी आदेश अफसर जारी करते हैं कि सबको आना है। स्कूलों में आदेश जारी होता है कि अटेंडेंस आपकी एक्स्ट्रा लग जाएगी, आइए। तब जितनी भीड़ इकट्ठा करते हैं उतना तो आजकल नुक्कड़ पे इकट्ठा हो जा रहे हैं। इस आंदोलन में मोदी के खिलाफ हुए और अब तक कई शहरों में भीड़ है, वो छटी नहीं है। तो एक वो प्रेशर था, एक इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा। ये खबर कहीं भी नहीं आई, दबा दी गई, बिल्कुल हजम कर ली गई खबर। यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में मैं पहले कह दूं, बहुत दर्शक कह सकते हैं कि आप लोग कहते हैं वो तो कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है अमेरिका के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए, फ्रांस के लिए, ब्रिटेन के लिए। भारत जैसे देशों के लिए अभी तोप है। यूएन वीटो पावर वाले महाशक्तियों के सामने भले बेबस दिखे, और उनमें भी खासकर अमेरिका के सामने बेबस दिखे। चीन भी अपने हिसाब से, चीन और रूस भी अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन अमेरिका थोड़ा ज्यादा बदतमीजी पे उतर आता है, तो इनके सामने बेबस दिखे। लेकिन भारत जैसे देशों के सामने वो बेबस नहीं है, वहां पे वो पर्याप्त हो जाता है। यूएन में मोदी फंस गए। यूएन में जो सवाल हुआ, दिल्ली की सरकार हिल गई। दिल्ली में छात्रों की बर्बरता के मामले में मोदी इंटरनेशनल लेवल पर फंस गए थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंस गए थे। क्योंकि एक बार ये सवाल जब उठ जाता है ना, तो फिर रुकता नहीं। वहां पर नहीं है ना कि बुला लो भाई, फलाने को बुला लो, उसकी फाइल दिखाओ, उसको क्या है। वहां पर जाओगे तो वहां पे तो आप ही की 25 फाइल रखी मिल जाएगी। तो वहां पर मामला उल्टा है, और एक बार उठ गया तो फिर दबाव बना ही पाओगे। ये मामला भी कहीं न कहीं भीतर इनको दहला दिया था, घबराहट में आ गए थे कि ये अगर आंदोलन बढ़ा, प्रोटेस्ट बढ़ा, तो इस प्रोटेस्ट पर इंटरनेशनल एजेंसियां, यूएन की ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, ये सब इस पर नजर रखना शुरू कर सकती है। और ये सवाल, ये खबर, ये क्लिप भारत की मीडिया से गायब कर दी गई। भारत की मीडिया की स्थिति पर तो अभी कार्यक्रम में चर्चा हो ही जाएगी। हेमंत भाई को लाइए, इसीलिए जब ये अंतरराष्ट्रीय इशू बना, इसीलिए स्वागत है धर्मेंद्र, हेमंत भाई। धर्मेंद्र के चक्कर में आप भी धर्मेंद्र भाई हो जाएंगे, चलिए। इसीलिए यूएन में जो ये मुद्दा उठा, अंतरराष्ट्रीय बना, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अंतरराष्ट्रीय कवरेज मिल रही है। आप सोचिए, यहां पर तो अभी गोदी छापने और बताने का तरीका ढूंढ रहे थे, लेकिन सीएनएन वहां से लेके और अमेरिका, अल जजीरा तक सबकी हेडलाइन में आ गई ये खबर, दन्न से। तो आपको मैं सीधा खबर पे ले चलता हूं, लेकिन पहले यूएन में क्या हुआ जरा वो ले आइए, सुनवा दीजिए। Any questions online? Yes, I have a question. Yes, go ahead, Abu Sufyan. I think you noticed that on India there is a protest going on. I think nearly 1 month. So it's lasting nearly 1 month, and Indian police already injured hundreds of students, and they are demanding resignation of education minister and changes of in education system. So what's even position on this particular issue? I mean, we're obviously very much aware of the protests that we've seen in New Delhi. It is important that people wishing to protest peacefully be allowed to do so without the fear of harassment, the fear of arrest, or the fear of injury.
and it is incumbent on security forces there, as it is everywhere, to ensure that those rights are protected. Thank you all. We're going to go to ये सवाल जो हुआ, इस सवाल के जवाब को हम बताते हैं। जो जवाब दे रहे थे, इनका नाम है स्टीफन डुजारिक। ये यूएन के स्पोक्सपर्सन हैं और इन्होंने सवाल पे क्या कहा कि हम अवेयर हैं, जो इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं हम उन प्रोटेस्ट से अवेयर हैं, और उनका उन जो अंग्रेजी में बोला उसका हिंदी में कोट अनकोट है, यह जरूरी है कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना चाहते हैं उन्हें बिना किसी उत्पीड़न, गिरफ्तारी या चोट के डर के ऐसा करने की इजाजत दी जाए। सुरक्षा बलों की यह जिम्मेदारी है कि वे लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें। ये सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है। ये यूएन का स्पोक्सपर्सन ऑफिशियल बोला। ये बहुत बड़ी बात है। कितना इसकी गंभीरता है मैं फिर कह दूं, अमेरिका अपने आप को नहीं समझिए, कितना भारत जैसे देशों के लिए इन टिप्पणियों महत्ता है, ये समझना जरूरी है। मैं आपको सीएनएन और अल जजीरा की हेडलाइन दिखा दूं इसी से जोड़ते हुए, फिर चलते हैं हेमंत भाई के पास। लाओ भैया, ये देखिए सीएनएन, इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन्स इन ए मेजर विक्ट्री फॉर यंग प्रोटेस्टर्स whose demonstration have presented a growing headache for the government of Prime Minister नरेंद्र मोदी। ये बढ़ता हुआ सदर्द था। अच्छा देखिए, सीएनएन वगैरह ये अब कहीं के भी हो, अमेरिका में चल रहा हूँ, जहां भी चल रहा हूँ, ये कैसे रिपोर्टिंग, हमारे देश में तो पत्रकारों को थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। ये देखिए नीचे हेडलाइन, इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन्स आफ्टर डेज ऑफ कॉकरोच यूथ प्रोटेस्ट ओवर एग्जाम पेपर लीक। आपने ऊपर देखा ना, यंग प्रोटेस्टर्स लिखा है, कहीं भी सीजेपी, कहीं भी कोई पार्टी, कहीं कोई लीडर नहीं। विक्ट्री फॉर यंग प्रोटेस्टर्स, इसको अंडरलाइन करिएगा हेमंत भाई, आप भी देखिए। ये सीएनएन है। हमारे देश के मीडिया पत्रकारिता की कुछ, हम बेसिकली अगर हम कहें तो आज के दौर में हम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम ऐसे संकट में हैं कि हम पत्रकार कम, एक्टिविस्ट ज्यादा नजर आने लगते हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, हम एक्टिविस्ट से नजर आने लगते हैं, क्योंकि हमको मुखर होकर के थोड़ा कड़वे शब्दों में बहुत कुछ बोलना पड़ जाता है। लेकिन भारत में पत्रकारिता का तो जो पतन हुआ है उस पर भी आगे चर्चा करें। ले आइए, सीएनएन तो आपने देख लिया, विक्ट्री। अल जजीरा भी शायद दिखा दिया कि नहीं? अल जजीरा देखिए, वांटेड फॉर क्या लिखा है, सिस्टम पढ़ने में नहीं आ रहा है। wanted for destroying India's education system. अच्छा, डिस्ट्रॉइंग लिखा है, डिस्ट्रॉइंग। अच्छा, बहुत छोटा नीट लीक्स, सीबीएसई स्कैम, एसएससी गो फेल्ड, सीयूईटी पूरे एग्जाम्स की लिस्ट है। अच्छा, एग्जाम लिस्ट उधर जो राइट साइड में फोटो के बगल में। चलिए, आंख तेज है हेमंत भाई। ब्रेकिंग न्यूज नीचे, ब्रेकिंग न्यूज अल जजीरा लगा रहा है, इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन्स आफ्टर वीक ऑफ कॉकरोच प्रोटेस्ट्स। हटा दीजिए, हटा दीजिए बस। हेमंत भाई, यूएन, ये तो हेडलाइन लगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगना ही था क्योंकि अभी इंटरनेशनल बन चुका था। यूएन में आना क्या नरेंद्र मोदी के लिए एक भीतर, जो कहते हैं ये बाहर नहीं पता, लेकिन भीतर से जो दिल की धड़कने पड़ जाना, क्या वो भी मसला था भारत के लिए या किसी भी देश के लिए? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संवेदनशील है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि अपने क्या नाम है, अमेरिका हो या वीटो वाली शक्तियां हो, उनके लिए अलग कहानी है, वो परवाह नहीं करते यूएन की। लेकिन भारत जैसे जो देश हैं वो जबरदस्ती की एक जो होते हैं ना, परवाह करते हैं। आपने देखा किस तरीके से लेबर के नाम पर ट्रंप ने कल 10% टैरिफ ठोक दिया। ऐसे ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन से लेकर के दुनिया भर की रिपोर्ट्स आती रहती है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर रिपोर्ट्स आती रहती है। और अपने वाले क्या कहते हैं कि विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करना चाहती है, मोदी जी के खिलाफ है। ये जो सवाल उठा, ये आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया की अवेयरनेस का परिणाम है। सबसे पहले कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जिसने दिल्ली का जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था उसको बहुत बड़े लेवल पे कवर नहीं किया। और खासतौर पे अल जजीरा ने, सीएनएन ने, इंडिपेंडेंट ने, टेलीग्राफ ने, बहुत लोगों ने कवर किया इसे। तो इसलिए ये मुद्दा इंटरनेशनल बन गया था, इसमें कोई शक नहीं। और आज की तारीख में आपको ट्रंप को पता है, उसको केवल बहाना चाहिए अपने वालों की बाजू मरोड़ने का, जलील कर देगा। सामने जाओ तो हैंडसम बता दो, सामने जाओ तो उसको बता दो कि ये तो दैवीय है और इतने सुंदर है, इतना ये है। और बाद में जाते ही फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे
उस पर पेनल्टी ठोक दो, जैसे 10% कल लगाया, 100% की और धमकी दुनिया में। हकीकत आशीष भाई क्या है, यूएन इस मामले में बहुत ज्यादा एक्शन ले या ना ले, उसके पल्ले कुछ नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन जो लोग हमें आर्म ट्विस्ट करना चाहते हैं, जैसे अमेरिका है, वो तो किसी भी बात पे लेके कर सकते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर लेबर लॉज का प्रयोग नहीं होता, उनका ठीक से इफेक्टिव लागू नहीं होता, इसलिए वहां पे टैरिफ लगा दिया। ये जो मामला है, जिस तरीके से बच्चों के सिर फोड़े गए, जिस तरीके से उनकी टांगे तोड़ी गई, जिस तरीके से उन पर पैलेट गन चलाई गई, तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस तो ओपन एंड शट है ना, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो वो चीज दुनिया भर में जो मोदी जी ने पिछले 12 साल में साख कमाई थी, सो कॉल्ड अपनी प्रेजेंस पे जो ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स वाला डंका बजाया था, उस पे इस आंदोलन ने पानी फेर दिया, ये मान के चलिए। अपनी तरह रिपोर्टिंग नहीं करते वो, एक एक एडिटोरियल छपे भाई पूरे के पूरे, मैंने आपने दिखाया न्यूयॉर्क टाइम्स का, वाशिंगटन पोस्ट का, तो वहां पर एक्सॉस्टिव कवरेज होती है हर एंगल से। और उसमें इसमें भी देखिए आप, आफ्टर वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट लिखा है, तो हफ्तों तक प्रदर्शन चला, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बात क्यों नहीं की गई। तो कुल मिलाकर के जो मोदी जी ने जो एक डंका बजाया था पूरी दुनिया के अंदर, वो इस आंदोलन ने उनकी छवि को काफी हद तक प्रभावित किया है। नेगेटिव लाइट में वो चली गई है कि ये आदमी यहां कुछ कहता है और अपने देश में जिस तरह का गवर्नेंस करता है। और सही मायने में आप मानेंगे ना, जितनी भीड़ दिल्ली में थी जो पार्लियामेंट की तरफ चली 20 तारीख को, उन देशों के लिए वो संख्या बहुत बड़ी है। हमारे यहां तो आबादी इतनी है, पटना के अंदर कितना बड़ा आंदोलन हुआ, वाराणसी के अंदर कितना हुआ, बेंगलोर में हुआ, भोपाल में हुआ, जयपुर में हुआ, सब जगह देखा आपने। उन लोगों के लिए वो भीड़ बहुत ज्यादा होती है भाई। तो उन्होंने लगातार उसको इसको इस रूप में ले लिया कि जैसे बांग्लादेश में हुआ था या जैसे श्रीलंका में हुआ था, वो उसको उस लाइट में देख पा रहे थे। जो मोदी जी ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया है, जो अमित शाह की पुलिस ने किया है, ये भारत के लिए, आप कोई माने या ना माने, भारी मन से आपको और मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो टैकलिंग ऑफ द सिचुएशन थी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। और इससे भारत के जो लोकतांत्रिक हमारी जो भी वो है अचीवमेंट्स, उनको कहीं ना कहीं पूर लाइट में वो गई कि भारत में मानवाधिकारों का स्थिति, यूथ के ऊपर जो देश पैलेट गन चलाता हो तो उसकी क्या छवि बचेगी, आप बता दीजिए। फिर जिस तरीके की कवरेज आई कि भाई प्राइवेट आर्मी के लोग लठ मार रहे थे, वर्दी में नहीं थे, नेम बैज नहीं थे, नेम प्लेट नहीं थी पुलिस वालों की, आरएएफ की, वो सारी चीजें देश को पूर लाइट में दिखाया। और जो हमने लोकतांत्रिक अपने जो क्रेडेंशियल्स अटेन किए थे पूरी दुनिया में, उन सारों को बर्बाद और तबाह करने का काम यहां जो सरकार ने हैंडलिंग की है उसने किया है। और निश्चित तौर पे ये जो इंटरनेशनल कवरेज हो रही थी मोदी के लिए ये फैसला लेने में धर्मेंद्र प्रधान का, उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स है, वन ऑफ द मेन फैक्टर्स है, ये कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। ये यूएन में है। देखिए मोदी जी का डंका, बहुत लोग इंतजार करते हैं, डंका नहीं बजा, डंका नहीं बजा। इधर 15-20 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं बजा था, जब से आंदोलन ने तीव्रता पकड़ी थी तब से तो डंका ही नहीं बजा था, चुपचाप सब सन्नाटे में बैठे थे। आखिरकार इस्तीफे के बाद हमने दिखा दिया, डंका बज रहा था भीतर भीतर, बता नहीं रहे थे, गोदी मीडिया वाले बता ही नहीं रहे थे इस बार। नहीं तो डंका बजता तुरंत बताते हैं ना, बता नहीं रहे थे डर के मारे। डंका बज रहा था यूएन में मोदी जी का। खैर, उसके कर्म जब फिर मीडिया पे हम आए, तो कर्म मीडिया के तो देखने ही पड़ेंगे, डंका बजाने वाली इस मीडिया के। इनके कर्म दुनिया में सबसे भारी हैं। हमने कई कार्यक्रम किए, इनका इस्तीफा होगा, उनका होगा, इनके पाप, उनके कर्म। मुझे लगता है सबको छोड़ करके इस देश में चुनाव आयोग, एससी और मीडिया, इन तीनों पर एक अलग चर्चा की जरूरत है, इन तीनों पर। इसके लिए जरूर इसको तो राष्ट्रीय विमर्श का विषय मैं मानता हूं। आज की तारीख में एससी, ईसी और गोदी मीडिया की बीसी, इसे राष्ट्रीय विमर्श का विषय मानता हूं, सही बताऊं तो। जरा आपको दिखाएं हम जंतर मंतर पर इनकी हालत क्या थी, इनके चेहरों के साथ क्या हुआ था। अर्णव, रूबिका, चित्रा, अंजना, इनकी फोटो के साथ क्या हुआ था जो है, वो जरा देखिए आप लोग। दिखाओ भैया।
जंतर मंतर पर छात्रों का गुस्सा सरकार के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी पर है तो वो है टीवी वाले मीडिया के ऊपर। ये देख सकते हैं पोस्टर, हटो भाई, ये पोस्टर देखिए, इंडियाज वर्स्ट एनिमीज मोर डेंजरस देन टेररिस्ट और एंटी नेशनल्स। तस्वीर लगी है अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, इन लोगों की तस्वीर लगी है। और लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है यहाँ पर कि ये लोग जो है दिन भर टीवी स्टूडियो में बैठ करके गलत नैरेटिव सेट करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके वजह से हमारे जैसे मीडिया के लोगों को, जो अल्टरनेटिव वाले हैं, उनका बार बार आईडी चेक किया जाता है, उनके ऊपर बार बार संदिग्ध नजरों से देखा जाता है। गलती ये करते हैं, भुगतना हम जैसे रिपोर्टर का पड़ता है। बहुत बढ़िया। ये जो भी नौजवान साथी हमारा है, बहुत बढ़िया रिपोर्ट बनाया। मैं आपके जो भी आपका संस्थान है, अगर दिख जाए तो कहीं नीचे कर्टसी भी लगा दीजिए, अगर दिख जाए, क्योंकि ये नौजवान साथी, इनको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यही पत्रकारिता कर रहे हैं। वो फोटो लगी थी, वो फोटो ऐसे नहीं लगी थी। इनके कर्म ऐसे हैं ना कि इनके कर्म को लिखने के लिए पन्ना नहीं है, पन्ना मना कर दे रहा है। कागज पे मैं लिखने की कोशिश किया, कागज ने करंट मारा कि ना इनका नाम नहीं लिखो हम पे। इनका नाम मन में सोच के कलम आप छू लीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक बैटन जैसा शॉक देगा, वो पेन ही झटका दे देगा कि इनका नाम नहीं ना, कुछ और लिख लो। क्योंकि इनके कुकर्मों का, इनके पाप का घड़ा कब का भर चुका है, फूट ही नहीं रहा है। मोदी जी ने घड़े कोई सिक्योरिटी में रखवा दिया है। ये सोचो, आज मैं एक सवाल पूछता हूं हेमंत भाई, इनके क्यों, इनका इस फॉरेन फंडिंग आ रहा था ना, जरा दिखाइए। विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफिंग का एक क्लिप है, छोटा सा क्लिप है। खत्म हो गया आंदोलन, लेकिन ये जान लीजिए फिर अभी करना पड़ेगा कि इन सबको अगर नहीं समझ पाए तो। चलिए सुनाइए। बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन कोई आपसे साझा करने के लिए नहीं है, कोई सूचना। ठीक है, फॉरेन फंडिंग पर इस देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया। इससे ऑफिशियल कुछ नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा है तो रणधीर जायसवाल की जगह रूबिका लियाकत को कल खड़ा कर देना मोदी जी। ठीक है, वही ऑफिशियल ब्रीफिंग मानी जाती है, देश का स्टैंड वही होता है। पूछा गया फॉरेन फंडिंग इस आंदोलन में, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है इस देश में। अच्छा, ये कैसे आपस में मिले हैं, इस पर एक्शन, इस पर लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए। ये मिल करके, इनको कौन कह रहा था, यहीं से डायरेक्ट हो रहे थे। कैसे ऑफिशियली बोलो कि कोई जानकारी नहीं है, अनऑफिशियली। अब इस रणधीर जायसवाल को कौन पहचानता है, कौन सुनेगा? सब सुनते हैं, रूबिका अर्नब जो अंधभक्त है, इन सबको सुनते हैं। ये कह रहे फॉरेन फंडिंग आ रही है, चीन, जापान का, पाकिस्तान का पैसा आ रहा है। और घर में बैठे हुए जो मंदबुद्धि हैं, वो मंदबुद्धि डॉक्टर के पास जाने के बजाय कह रहे हैं देखो सनातन खतरे में, विदेश से पैसा आया। सोचो, विदेश मंत्रालय मना कर रहा है। ठीक है, इनके पाप का ये है लेवल। इसलिए इन पर सवाल, ये बदनाम करके घर में बैठ करके, स्टूडियो में बैठ करके ये बदनाम कर रहे आंदोलन को, ये बदनाम कर रहे बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को। ये मासूम ही थे। आंदोलन का मतलब नहीं है कि वो बड़े मजबूत, मासूम बच्चे थे, मजबूर किया गया, उनको बदनाम किए सब। ये पापी, उनको बदनाम किए। इनकी पत्रकारिता का स्तर आपको दिखाता हूं, ले आओ जरा, एक 2 विंडो है, दिखा दो इनकी पत्रकारिता का स्तर, तभी हम हेमंत भाई के पास चलो। दिखाओ सर, ये आज ये नया लुक, कई बार और ये असम वाली है। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है? किस लिए? ये आतंकवादी है? पूछा है आपने? एक बार अमित शाह वाला विंडो फिर से सुना दीजिए, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो ऑडियो बस सुनवा दीजिए। हाँ सर, ये आज ये नया लुक, कई बार और ये असम वाली है। अब सुनिए आप, इस देश के पत्रकारिता, इनको तो जो देखो बहुत चीजें हेमंत भाई ऑफिशियल, जैसे ये भांड, ये सब जो है भाट चारण। भाट चारण तो राजाओं के समय हुआ करते थे, उनका काम ही होता था, उसीलिए उनको असरफियां मिलती थी कि वो बैठ करके राजा के लिए ताली बजाते थे, राजा आए, राजा कितना बढ़िया कपड़ा पहने, यही होता था उनका काम। वो सब भी इनको अपनी टोली में नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका भी एक स्तर था।
प्रियंका गांधी से पूछ रहे थे सब संसद क्यों नहीं चल रहा है, बताओ प्रियंका गांधी क्या करेगी, संसद क्यों नहीं चल रहा है। प्रियंका ने कहा अमित शाह से कभी पूछ लो दिल्ली में क्या हो रहा है। अमित शाह आए तो पूछा क्या, सर ये नया लुक, सर ये असम वाला है धोती। अरे हमको तो लगा कि धोती होती ना पकड़ ले कि सर धूल लग गई है, मैं धूल के घर से ले आऊंगा खींच के। पता नहीं कौन था वो, दिखता तो वो नाम लेकर के बताता। बेशरम बेहया इंसान। हेमंत भाई, आशीष भाई आप समझा कीजिए, आप दिल पे मत लिया कीजिए। ये नया भारत बनाया है भाई, आप समझो 2047 का इंतजार कीजिए। अभी 2026 में आप जल्दबाजी में क्यों, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वक्त का फेर देखिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलूंगा और फिर सारे दर्शकों को वो सारी कहानी समझ में आएगी। यूपीए 1 का दौर था, आपको याद होगा 2008 के अंदर मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मैं स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट था दिल्ली के अंदर। ठीक, हमले के दौरान गृह मंत्री जी ने कपड़े बदल लिए, उन्हें किसी प्रोग्राम में जाना था, शिवराज पाटिल साहब नाम था। ठीक, देश सारा मीडिया, जो हम उस टाइम पे पटेल चौक पे खड़े होते थे, याद होगा आपको। हाँ हाँ, अरे हम उस समय निजरों में बैठे थे, आप खड़े थे। सारे मीडिया ने एक सूत्री कार्यक्रम चीख चीख के क्या कहा, कहना भी चाहिए, पत्रकारिता कर रहे थे भाई, बिल्कुल करना चाहिए। देश में आतंकवादी हमला हुआ है, गृह मंत्री को सूट बदलने की पड़ी है, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। आपको पता है क्या हुआ, विद इन नो टाइम मनमोहन सिंह सोनिया गांधी ने पाटिल की छुट्टी कर दी और उस भाई का पॉलिटिकल कैरियर फॉर ऑल टाइम्स, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फिनिश्ड। ये मैं 2008 की बात कर रहा हूं। अब 2026 में आइए, आपकी बात करता हूं। संसद से 1.5 से 2.25 किलोमीटर की दूरी पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर लाठी, इलेक्ट्रिक वेटन, प्राइवेट आर्मी जिसको शाही पुलिस कहते हो आप, उस पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। छात्रों के पैर टूटे, सिर फोड़े, हाथ तोड़ दिए गए, दौड़ा दौड़ाकर अधमरा कर दिया। 100 के आसपास दाखिल हुए, सरकारी अस्पताल जानकारी भी नहीं दे रहे इस बारे में। पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो बंद कर दी, बाजार बंद कर दिया, आपने देखा। लेकिन मीडिया ने अमित शाह से क्या सवाल पूछे, पार्लियामेंट चल नहीं रही थी, उनकी धोती और नए लुक पर। मीडिया की दिलचस्पी यह जानने में है कि अमित शाह की धोती असम की है या बंगाल की, जिसको आप मीडिया कहते हैं, इसलिए मैं इनको गिद्ध कहता हूं। देश भर में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्री अमित शाह से उनकी धोती पर सवाल पूछना, जो आपको याद होगा ना, एक और भी बड़ा तोपची बुलाया था मोदी जी ने इंटरव्यू करने के लिए, अक्षय कुमार, आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर। यह सवाल उससे भी घिनौना, बेहुदा और इल टाइम्ड था। आप सोचिए, दिल्ली पुलिस किसके तहत काम करती है, गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। गृह मंत्रालय का मुखिया कौन है, अमित शाह। मीडिया को अमित शाह से छात्रों पर पुलिस की जो कार्रवाई थी, पैलेट गन के इस्तेमाल था, उस पर ध्यान देना चाहिए था या उनकी धोती पर देना चाहिए था। यह वही देश है, वही मीडिया है, वही पत्रकार है, लेकिन सवाल बदल गए। आज गृह मंत्री से जवाब मांगने का साहस छोड़िए, आप गृह मंत्री से आंखों में आंख डाल करके बात करने का या उनका रास्ता रोक लेने का। जब जनता टीवी पत्रकारों का कपड़ा फाड़ती है, हुटिंग करती है, तो भक्त प्रजाति को सबसे ज्यादा दर्द होता है, सबसे ज्यादा चीखते बिलखते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि मीडिया से बदसलूकी क्यों की जा रही है। अगर अपने अंदर झांक कर अंध भक्तों एक बार देखोगे तो जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उससे तो पेपर लीक तो आपके बच्चों के भी होते हैं, और तुम तो 500 रुपए लीटर तेल डलवा लेते हो साइकिल पे जाकर के। वो बच्चे तो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, और पोमेरियन मीडिया ने वो लिमिट क्रॉस की। गृह मंत्री जैसा व्यक्ति जो अदरवाइज शक्ल से ही स्नॉबिश है, आपने कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा उनको कभी भी, मोदी जी की तरह वो एक कपड़े अंदाज है, मोदी जी कोई कॉपी भी करते हैं। उससे ये सवाल पूछना कि साहब आज तो नया लुक है, मतलब चमचागिरी के ये वो वाली प्रकाष्ठा है, जैसे दो दोस्त नहीं कहते आपस में, अरे आशीष भाई आज तो गजब, ये उस तरह की चमचागिरी है। मतलब इस देश में सारे सवाल खत्म हो गए, केवल एक सवाल बचा कि अमित शाह जी का लुक। दूसरा आपने दिखाया जंतर मंतर का, क्या अभिनंदन हुआ है, पूरी की पूरा एक पोस्टर लगाए गए, पोस्टर देखिए, जहर बेचते हैं वो, जहर ये बेचते हैं जितने आपने दिखाया, और नहीं है लेकिन ये है। इसके बाद देश में वर्टिकल डिवीजन करते हैं ये, हिंदू मुस्लिम करते हैं ये,
हिंदू खतरे में है बताते हैं ये, सनातन के रक्षक हैं ये। इनमें से किसी की औकात थी कि एक बार वहां आ जाए? वो छोटे बच्चे जो बेचारे अपने बाइट कलेक्टर हैं, उनको गालियां दिलवा रहे हैं वहां पे, क्योंकि वो तो माइक आईडी से, बच्चे तो बच्चे माइक आईडी देखेंगे, वो तो पहले दिन शाम की बकवास देखेंगे। तो इस छात्र आंदोलन ने आशीष भाई एक और चीज की है जिसको सबने मिस किया है, और यहां उसका रेफरेंस जरूरी है कि इस छात्र आंदोलन ने इस देश के अंदर, खासतौर पे जेन जी के अंदर, जो अल्टरनेट मीडिया है ना, सोशल मीडिया, उसको एक नई जगह दे दी है। वो अब टीवी को तो कोई मतलब सोच लीजिए कि लॉग इन ही नहीं करता नई पीढ़ी का बच्चा। अपने यहाँ भी 2 बच्चे हैं, दोनों से पूछता हूं, वो तो कभी देखते ही नहीं इसको। मेरे घर में खुद 12 साल से 13 साल से कनेक्शन ही नहीं है, उसका सब्सक्रिप्शन ही नहीं है टीवी का। तो ये जो चीजें है ना, क्रेडिबिलिटी अपनी जिस तरीके से खोई है इस देश के अंदर मीडिया ने, वो भूतों ने भविष्य तय किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। रवांडा मीडिया आपने सुना, ठीक है, होता होगा वहां पर, लेकिन जिस पाकिस्तान को सुबह से शाम तक गरियाते हो, इतना बुरा हाल तो वहां के भी मीडिया का नहीं है यार। नहीं है भाई, इतना वहां बुरा का हाल तो उनका नहीं है। टीवी, वहां का तो टीवी बड़े बड़े जो वहां चैनल हैं, वो सरकार से उनका 36 का आंकड़ा चलता है। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो आपने वो सारी की सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। गिरने की सीमा, गिरने की वैसे कोई सीमा नहीं होती, पाताल होता है, पाताल के बाद भी कुछ होता होगा, वो सारी चीजें। तो ये बेसिकली अमित शाह और मोदी जी का चमचागिरी करें वहां तक भी ठीक। आप कल्पना कीजिए आशीष भाई, परसों एक घटना हुई, हालांकि उसका कोई बहुत वो नहीं है। एक अस्पताल में एक मरीज का राइट कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था, राइट, और डॉक्टर ने लेफ्ट का कर दिया। हंगामा होगा, हजारों लोग इकट्ठे हो गए। यहां के किसी भी अखबार ने हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा खबर में, हजारों लोग इकट्ठे हो रखे। तो आप सोच रहे हो अमित शाह का नाम लिखेंगे, वो मोदी का नाम लिखेंगे, वो धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछेंगे, वो शिक्षा व्यवस्था पे सवाल पूछेंगे, जो एक अस्पताल का नाम नहीं लिख सकते जहां पे गलत हुआ। क्यों? क्योंकि वो विज्ञापन दाता है। तो इस देश की मीडिया की औकात, किसी स्कूल में बच्चे को पीट दिया, झगड़ा हो गया, सरकारी स्कूल होगा ना तो उसकी भद पीट के रख दे, क्योंकि वहां से विज्ञापन नहीं आना। प्राइवेट ने अरे प्राइवेट विज्ञापन नहीं, आप अखबार की हालत तो आप और बेहतर जानते हो, लेकिन भाई हम दोनों एक उस बीमारी को देखे हुए हैं। ये पहले से विज्ञापन नहीं भी मिलता तो भी नाम नहीं लिखते हैं कि नाम नहीं लिखे हम, लाओ पैसा दे दो। हाँ, ओके। उसके बाद विज्ञापन। ये रामदेव है, रामदेव का कोनो सैंपल, जितने सैंपल इसके फेल हुए उतना सैंपल दुनिया में किसी कंपनी में नहीं फेल हुए होंगे। इतने के बाद तो इसके यहाँ ताला लगा करके सब समतल कर दिया गया होता, लेकिन कभी किसी बड़े चैनल पर आपने नहीं, क्योंकि सभी बड़े चैनलों का सबसे बड़ा विज्ञापन दाता बन चुका था। अब ये कुछ समय पहले, अगर पता नहीं अब रेटिंग में नीचे गया है कि अभी वहीं पे सबसे बड़ा चैनलों में, हम बता रहे चैनलों में कहा जाता था रामदेव खिलाफ खबर नहीं, भैया रामदेव खिलाफ खबर नहीं सर। अरे भाई, पुण्य प्रसून, विज्ञापन पुण्य प्रसून की मैं नाम लेके कह रहा हूं, उनकी नौकरी इसके ऊपर गई। पुण्य प्रसून वाजपेयी की नौकरी इस बात पे गई, उन्होंने रामदेव से सवाल पूछ लिया था कि आप हेलीकॉप्टर, आपके जहाज, आपका ये, आपका वो, नौकरी चली गई। इतना ताकतवर था वो। और भी तमाम लोग हैं जिनका अलग ये अलग विज्ञापन देता है, ये हाँ? विज्ञापन है। वो जहर माहौल सैंपल कुछ फर्क ही नहीं है, विज्ञापन तेरा खबर ही नहीं चलाना है। तो ये बेमतलब का। अब सोचो आप, दुनिया का सबसे गंदा, बाकी व्यवसायी जितने भी हैं, साड़ी दुकान खोल के बैठा है तो साड़ी ही बेच रहा है ना आदमी। हो सकता है कॉटन का बोलेगा, उसमें कॉटन पूरा 100% ना होगा, 90% होगा, लेकिन कॉटन ही साड़ी होगा। पॉलिस्टर बोलेगा तो पॉलिस्टर होगा, सिल्क बोलेगा सिल्क होगा। 5% हो सकता है ऊपर नीचे, वो बोले 100% सिल्क है तो 100% की वजह 95% सिल्क हो, ऐसे ही होगा। लेकिन साड़ी दुकान खोला है, साड़ी बेच रहा है, सब्जी की दुकान खोला है, सब्जी बेच रहा है। ये कहते हैं कि हम न्यूज की दुकान खोले हैं। अब बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावट का धंधा भारत की मीडिया में है। ये कहते हैं कि हम न्यूज चैनल हैं, न्यूज के अलावा ये सब बेचते हैं। कोई भी व्यवसाय आप खोज के ले आओ, जिस व्यवसाय मतलब जिस नाम की दुकान है, वो प्रोडक्ट वहां जरूर बिक रहा है, वो कम कम या ज्यादा उसके साथ हो सकता है कि आदमी कहा लगा ले कि हम टेलीविजन की दुकान है, हो सकता है टेलीविजन के साथ वो टेप रिकॉर्डर भी रख लिया है। लेकिन टेलीविजन की दुकान पर आप जाओ, टेलीविजन मिले ही ना, टेलीविजन ही ना मिले। वो है भारत की मीडिया। न्यूज छोड़ के सारा
दलाली, मक्कारी, बेईमानी, झूठ, फरेब, नफरत, चढ़चाट, सारी कलाओं में सिद्धहस्त सब मिलेगा, बस आपको न्यूज नहीं मिलेगी। बस अब बताओ, है किस चीज की दुकान? न्यूज की है दुकान ही कहेंगे, अब न्यूज की दुकान है, न्यूज नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप नहीं कहेंगे दुकान। प्रधानमंत्री ने कहा अरुणपुरी को कि आप मुझे कहेंगे आज मैं आपकी दुकान चला दूं, मेरी दुकान आज चला दीजिए और मैं चला दूंगा, और वो ही कर रहे थे वहां खड़े होकर, और उनके जितने चेले थे चंपू वो ताली बजा रहे थे। तो आप, आशीष चितरान जी ने दुकान नहीं कहा, स्वयं डंकापति ने, नॉन बायोलॉजिकल ने कहा, और अरुणपुरी ने बड़ा सहर्ष सहगर्व आह्लादित होकर उसको स्वीकार किया। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ये तगमा मोदी जी ने दिया है, अरुणपुरी ने स्वीकारा है। देश और दुनिया का सबसे भयंकर चैनल चलाते हैं वो, इतना भयंकर क्या पूछो ही ना। पुतिन शर्मा गया सवाल से, गजब देखो, ऐसा सवाल पूछा कि पुतिन शर्मा गया अपने रशिया में, क्यों मोदी बना दिया उसका। उससे भी पूछ लिया एनर्जी का लेवल क्या है। अब वहां तो भाई साहब मीडिया खाल उतारता है, उससे पूछ रहे एनर्जी का लेवल क्या है। तो ये जो नए बेंचमार्क आपके गिद्धों ने वो किए हैं। ट्रंप पता है क्या कह रहा था, आपने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मोदी जी हंस रहे थे, पर्ची से हिज एक्सीलेंसी कह रहे थे, पता है क्या बोला? ही इज ए वेरी नाइस गाय, काश ये मेरे पास होता। 3-4 बार कह चुका है वो। हाँ, मोदी की प्रेजेंस में कह चुका है, यू व्हाट सच ए फैंटास्टिक वंडरफुल मीडिया यू हैव। वो मुझे लगता है हमारे वाले को समझ में ही नहीं आती, कर लो क्या करो। वो कह रहा है कि देश के सारे प्रधानमंत्री जो भारत में हुए उन सब ने अमेरिका को लूटा, अकेले मोदी जी ऐसे आए हैं जिनके आने के बाद हम भारत के साथ लाभ का व्यापार कर रहे हैं, और मोदी जी इसमें गर्व महसूस कर रहे थे, हंस रहे थे। उनका कहने का मतलब क्या था? मोदी भाषण कहें तो दलाली की दुकान डीडी, भारत में कितने डीडी हैं आप गिन ही नहीं पाओगे। अब डीडी मतलब उस चैनल मत समझना, डीडी अब तो डीडी ही डीडी है, सब डीडी ही डीडी, दलाली दुकान। आपको मैं दिखाता हूँ, एक खत्म होते होते एक आ गया कि एक और दिखाना है पोस्ट। हमारे यहाँ एक चैनल के, बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े मालिक हैं, मतलब वो अपने आप को गणेश शंकर विद्यार्थी से बड़ा पत्रकार मानते हैं। दिखा दो जरा, नाम है इनका रजत शर्मा, चैनल के मालिक हैं। चैनल कैसे शुरू किए, कब शुरू किए और कहां तक पहुंचे, इनको तो विदेश में एक बच्चे ने इनका पूरा बायोडाटा बता दिया था, इन्हीं को, इनका बायोडाटा इन्हीं को बता दिया। पहला पत्रकार मैंने देखा कि जिसका बायोडाटा उसके सामने खड़े होकर के एक बच्चे ने बताया कि सुनिए आपका बायोडाटा क्या है, क्या लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं। ये कितना, ये सब सातिर आदमी है। एनटीए के रिफॉर्म्स बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, पर जानकार कहते हैं कि कल रात तक के एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी किसी को हाथ भी नहीं रखने देते थे। वो शिक्षा मंत्रालय के चंपत राय थे, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते थे। विनीत जोशी एनटीए के पहले डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, एक समय वो सीबीएसई के चेयरमैन थे, और कल रात तक यूजीसी के एक्टिंग चेयरपर्सन भी थे। सारे विवाद की जगह 3 जगहों पर हुए, सारे विवाद इन्हीं 3 जगहों पर हुए, एनटीए, नीट लीक स्कैम, माई टेक, इनका टेक है ये। अब सुनो, ये इनका टेक है ना, इसमें कहीं मोदी का नाम आया, कहीं धर्मेंद्र प्रधान का नाम आया। अगर मोदी और धर्मेंद्र प्रधान, इनको पता ही नहीं कि विनीत जोशी पूरा भारत का शिक्षा मंत्रालय बेच दिया, तो फिर विनीत जोशी प्रधानमंत्री है। फिर हम हर हर विनीत घर घर विनीत कहें, हम हर हर मोदी घर घर मोदी कहेंगे हेमंत भाई। ये अपने आप को बहुत होशियार सब समझते हैं। अरे कितना होशियार हो जाओगे, पत्रकार से होशियार दलाल कभी नहीं हो सकता, इतना मैं जानता हूं, समझ। आशीष भाई, एक आईएएस अफसर प्रधानमंत्री पे बारी, अपने महकमे के मंत्री पर बारी, तो फिर इस्तीफा मंत्री का नहीं मांगना चाहिए, फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री, ये वजह बहुत सही, आप मैं भी बोलने वाला था। ये रजत शर्मा के मुताबिक इस देश का प्रधानमंत्री महानाकारा है, उसका इस्तीफा मांगता, मोस्ट इनकम्पिटेंट, दैट्स व्हाट इट इज। ये तो और कौन है रजत शर्मा? रजत शर्मा वो आइटम है जो अरुण जेटली, उनके बाल सखा, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, पता नहीं क्या क्या चैनल वैनल छोड़ो उस बातों में, और मोदी जी उनके पारिवारिक फंक्शनों में जाते हैं। और वो आदमी ये कह रहा है कि मोदी के राज में एक ब्यूरोक्रेट किसी को हाथ नहीं रखने देता। मोदी के राज में 56 इंची कौन है? मोदी। विश्वगुरु कौन है? मोदी। मोदी से पूछे ना, दुनिया में कोई फैसला नहीं होता,
हाँ ये तो पहली बार अजित शर्मा ने बताया कि उनके शिक्षा मंत्रालय उनको हाथ नहीं रखने देता। हाँ। बताओ आप क्या करोगे? मोदी तो को ये अपने घर ही में नहीं पता है, मोदी को अपने हाँ। घर में नहीं पता है। जिस मोदी को पूछ से दुनिया में होता है उसको अपने घर में नहीं पता है। जो मोदी कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी किचन में माँ कुकुर बिलार बैठ करके भोज कर रहे हैं। चंपत राय बता रहा है भाई उसको। हाँ, हाँ। ये डेफेमेटरी भी है। किसी भी अगर कोई अफसर ठीक ठाक हो तो इसको टांग देगा, इसके बिस्तरे बिकवा देगा वो। चंपत राय कहना आज के दौर में, चंपत राय तो चंदा चोर है यार, चढ़ावा चोर है प्रभु श्री राम का। उससे तुलना एक सर्विंग आईएएस की कर रहा है भाई इसको कोई, क्योंकि इसको इम्यूनिटी है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा आशीष भाई, कि मोदी जी, दुनिया में कोई भी क्राइसिस होता है तो सारी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है मुंह खोल के, मुंह बंद नहीं करते कि मोदी जी कुछ बोल दे। और मोदी जी की 12 साल में जो पहली बार जो दिल्ली में चारपाई डलगी आंदोलन की उनके गेट के सामने राहुल गांधी ने, पार्लियामेंट के सामने करोड़ों लोगों ने, वो आदमी, उसको यही नहीं पता कि तेरे एनटीए का किसने क्या कर दिया बट्ठा गोड़, तेरा एजुकेशन मिनिस्टर किसने बेच खाया, तेरी सीबीएसई किसने बेच खाई। और इस आदमी को ज्ञान का आदान प्रदान कब हुआ ये भी सोचिएगा। ये आकाशवाणी कब हुई? जब उसको हटा दिया गया वहां से। हाँ, हाँ। उसके रहते हुए आकाशवाणी नहीं हुई। नहीं। मेरे को तो एक बात है भाई, थोड़ा देखो मेरी थोड़ी बुद्धि कम है, मैं ऐसे ही हूं, मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये मोदी जी के शुभ चिंतक है या उनके शत्रु ही? ये ट्वीट क्या कह रहा है? क्या मतलब निकाला आपने इसका? नहीं, कि मोदी जी नहीं, इसके दो मतलब निकलते हैं मेरी कम बुद्धि के हिसाब से, कि मोदी इज द मोस्ट इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर एवर दिस कंट्री है। 100% यही है ये मतलब, इसके अलावा कोई मतलब नहीं निकलता। इस ट्वीट का एक मतलब जो मैंने आप दूसरा ऑप्शन ही मत दो हेमंत भाई। इसके अलावा अगर कोई इसका अर्थ निकाले तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अर्थ नहीं है कि मोदी से इनकम्पिटेंट कोई नहीं है, उनसे ज्यादा नकारा कोई नहीं हो सकता है। बस अंतर ये है, एक आईएएस के कारण मोदी की कुर्सी हिल गई। और वो हिलने के बाद रजत शर्मा को पता लगा। मोदी को तो अब भी नहीं पता था, रजत शर्मा ने बताया। मोदी प्रधान को नहीं पता था। विनीत जोशी तो अब भी सेक्रेटरी है, बिस्तरा किसका बंदा? धर्मेंद्र प्रधान का। ये इनको अब पता लगा हटने के बाद। और एक बात और भी जोड़ दीजिए इसमें कि इनकम्पिटेंट कितने हैं। इसमें एक चीज और भी प्रमाण है कि रजत शर्मा और इनके जैसे पत्रकारों को माना जाता है कि ये मोदी के शुभचिंतक हैं। अगर मोदी को ये लगता है कि ये शुभचिंतक हैं तो उनके नाकारेपन का एक और प्रमाण है कि इसका मतलब मोदी किसी की पोस्ट को भी नहीं समझ सकते हैं कि वो पोस्ट क्या कह रहा है, उनका नुकसान कर रहा है कि नफा कर रहा है। ये भी मोदी समझ में नहीं आता भाई, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये पोस्ट तो लिखने का मतलब ही भाई साहब कुछ और है। दिस इज एडमिशन ऑफ गिल्ट at the part of none other than Mr. Modi and Pradhan, nobody else. हाँ, आप कल्पना करिए यार, पूरा शिक्षा मंत्रालय बेचा गया। आज भी प्रधान के इस्तीफे पर भी सवाल है। प्रधान ने क्या कहा कि लोग गुमराह न कर पाए, भ्रमित न कर पाए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और रजत शर्मा कह रहे हैं कि नहीं, पूरा शिक्षा मंत्रालय तो डूबा हुआ है, बर्बाद है पूरा। विनीत जोशी ने पूरा कर दिया, बेच डाला पूरा। और धर्मेंद्र प्रधान की आत्मा जागने में 36 दिन लगे, ये क्यों भूल रहे हो आप? 36 दिन लग गए उनकी आत्मा को जागने में। सैकड़ों बच्चों के सिर फूट गए, पैलेट कर, किसी की आंख चली गई, किसी का पैर तोड़ दिया। अब जाके उसको आकाशवाणी, और फिर वो बता रहा है कि 1997 में मैंने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया था। वहां की प्रेरणा 29 साल बाद काम आई है भाई के। 1997 की प्रेरणा थी उसको, अब जाकर के पता लगा उसको। तो आशीष भाई, मेरा तो एक ही टिप्पणी है, ये जो आपने फोटो दिखाया श्रीमान रजत से, मैंने इनके साथ कई शो भी किए हैं इनके चैनल पर चुनाव के दौरान, आपको पता ही है, सब पे करते थे उस दौर में। तो अगर ये मोदी जी के दोस्त हैं तो मोदी जी को बहुत मुबारक, उनको एक भी दुश्मन की जरूरत नहीं, एक भी दुश्मन की। ये सारे के सारे बिल्कुल फिट हैं उनका काम करने के लिए। पोमेरियंस को रखो, गिद्धों को रखो, जो मर्जी रखो, लेकिन मोदी जी को 12 साल हो गए यार, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो प्रधान का इस्तीफा है, ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये अब श्रृंखला शुरू होगी, ये याद रखिए। बिल्कुल, इट्स बिगिनिंग, ये शुरुआत है। इजाजत दीजिए हमें, हम आते हैं, और भी खबरें होंगी, आते हैं, क्योंकि ये अभी आप समझ लीजिए कि पहला स्टेप है, अभी दरवाजा नॉक किया है, तो अभी बहुत लड़ाई है। तो इसलिए हम अभी आपके साथ आएंगे और पूरी शिद्दत से, उसी जोश, उसी उत्साह से जैसे लगातार थे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।